तो नमस्ते बच्चों। उम्मीद है KVS टीयर 2 की तुम लोगों की प्रिपरेशन जो है वो बढ़िया चल रही होगी और सिलेबस भी तुम लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। तो अब जो है लास्ट टाइम रिवीजन वाली बात आती है कि जो चीज़ें बच गई हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक या छोटी छोटी चीज़ें बच गई हैं, तो उसमें में से एक है तुम लोगों की प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा, जिसको कहते हैं फर्स्ट एड। ठीक, ये हमारे इसका पेपर होने के बाद में एक चीज़ अंदाज़ा लग गई है कि पेपर जिस तरीके से जितना बड़ा डिस्क्रिप्टिव का आंसर सोचा जा रहा था कि हाँ 4 नंबर का पूरा डिस्क्रिप्टिव होगा, वो 15 लाइनों का, 20 लाइनों का, 150-200 शब्द लिखने होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही आए, हो सकता है कि आपका 1 लाइनर भी आ जाए। हमने पहले भी बच्चों से कहा था कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, ज़रूरी नहीं है कि वो 4 नंबर का ही क्वेश्चन दें, क्योंकि उन्होंने ये लिख रखा है ना कि 10 क्वेश्चन हमको 40 नंबर के देने हैं, तो इसमें 2 नंबर का भी बन सकता है क्वेश्चन, 1 नंबर का भी बन सकता है। तो वही चीज़ है, प्राथमिक चिकित्सा में बहुत सारा मटेरियल ऐसा है जिससे 1-1 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे CPR की फुल फॉर्म, कि हमसे 1 नंबर में लिखने को यही पूछ देंगे कि भैया बताओ प्राथमिक चिकित्सा में जो CPR की फुल फॉर्म क्या होती है, यही 1 नंबर का हो गया, है ना। या प्राथमिक चिकित्सा में ही आता है जो हम लोग नॉर्मल दवाइयाँ देते हैं, जैसे एंटीपायरेटिक होती हैं, एनाल्जेसिक होती हैं, एंटीसेप्टिक होती हैं। तो किसको क्या कहते हैं, कि एंटीपायरेटिक किसे कहते हैं, एनाल्जेसिक किसे कहते हैं, या जो तीसरा नाम मैंने क्या बोला था, एंटीसेप्टिक किसे कहते हैं, इस तरीके से। या फिर प्राथमिक चिकित्सा का जो बक्सा होता है, फर्स्ट एड किट होती है जो, या फर्स्ट एड बॉक्स होता है, उसमें निम्नलिखित मतलब उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो ये 1 नंबर में आ सकता है कि 5-7 चीज़ें, 10 चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। बाकी ये जो PDF जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये नोट्स तुम लोगों को टेलीग्राम पे फ्री मिल जाएंगे और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो भैया शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये आता है कि प्राथमिक चिकित्सा है क्या। 1 नंबर का क्वेश्चन है, लिखो प्राथमिक चिकित्सा क्या है। तो द टेम्परेरी केयर गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव, कि डॉक्टर के आने से पहले किसी बीमार या घायल व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता, अस्थायी देखभाल को ही प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, है ना। कि डॉक्टर के आने से पहले किसी घायल या बीमार व्यक्ति को दी जाने वाली चिकित्सा को ही प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। और ये अनौपचारिक होती है। अनौपचारिक, अनौपचारिक का मतलब तो सब लोग समझते ही हो गए। अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल, कि जरूरी नहीं है कि हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज ही होना चाहिए, मुझे सारे इंजेक्शन पता होने चाहिए, मुझे सारे साल्ट पता होने चाहिए, मुझे इंजेक्शन लगाना आना चाहिए तभी मैं फर्स्ट एड दे सकता हूँ। नहीं दे सकता हूँ। अरे घर में किसी की चोट लग जाती है, किसी के कोई गिर पड़ा, उसके सर में चोट लग गई, तो जल्दी से जाकर के एक साफ कपड़ा उठा करके ला करके उसके सर पे लगा के दबाने को भी प्राथमिक चिकित्सा ही कहते हैं। कि वो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा नहीं हुई, उसको भी आपने प्राथमिक चिकित्सा ही दी। घर में किसी को पलटी आ रही है तो उसको ठंडा पानी देना है, ये एक प्राथमिक चिकित्सा में ही आ गया। घर में कोई गिर गया, किसी को चक्कर आ गया, तो उसको उठा करके उसको उसके सबसे पहले कपड़ों को ढीला किया, हवादार स्थान पे हमने बैठाला, पंखा चलाया और उसको लिटाला। ठीक है, उसकी ब्रीथिंग की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको एक बेसिक चीज़ें देना, तो वो भी हमारी किसमें आती हैं, प्राथमिक चिकित्सा में आती है। गोल क्या होता है, जान बचाना, स्थिति को बिगड़ने से रोकना, कि कंडीशन को हमें और ज़्यादा वर्स नहीं होने देना है। फिर दर्द को कम कर देना, अगर दर्द हो रहा है तो उस पेन को रिड्यूस करना। ये हमारे बेसिक चीज़ें होती हैं जो प्राथमिक चिकित्सा में हमारे होते हैं। फिर बात करते हैं 3P की, बात करते हैं 3P, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। 3P क्या होता है, यही हमारे गोल है। अगर कोई पूछे कि प्राथमिक चिकित्सा का गोल क्या है, तो तुम लिखोगे प्राथमिक चिकित्सा के गोल 3P हैं। 3Ps, 3Ps क्या क्या होते हैं। पहला होता है प्रिजर्व लाइफ, कि जीवन बचाना। प्रिवेंट फर्दर इंजरी, और ज़्यादा कंडीशन को ख़राब नहीं होना। और प्रमोट रिकवरी, रिकवरी को बढ़ाना। ठीक, तो ये हमारे 3Ps होते हैं। नोट्स तो अब तो बाइलिंगुअली में बनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम लोगों को। अच्छा ये भी है भैया, यूपी टेट का भी एक मैं टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिसका प्राइस इस समय 159 है। रेगुलर प्राइस उसका मैंने 200 99 रखा हुआ है, लेकिन अभी जो है रजिस्ट्रेशन चल रहा है और 1 अप्रैल से टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। इसमें मैं आपको दूंगा 10,000 से ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आप लोगों ने, जिन लोगों ने ई बुक ली है वो जानते हैं मैं किस लेवल के देता हूँ, किस तरीके से देता हूँ, कितने ज़्यादा देता हूँ। ठीक है, बैच में क्या मिलेगा, PYQ बेस्ड शॉर्ट नोट्स में दे दूंगा, सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे आपको। डेली प्रैक्टिस के लिए MCQs मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, 100 एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट मिलेंगे। सब्जेक्ट सारे कवर हो जाएंगे। बाकी आप एक बार वीडियोस देख सकते हैं KVS में मैंने किस तरीके से बनाया पढ़ाया है। और KVS तो मेरा फर्स्ट टाइम था ऑनलाइन पढ़ाने का, अब तो और जो भी चीज़ें होंगी वो बेटर ही होती जाएंगी। इसके लिए आपको करना क्या है, लिंक टेलीग्राम में दी हुई है, चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और हाँ अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं यूपी टेट की प्रिपरेशन, तो जो कर रहा है, क्योंकि KVS वाले बच्चे तो नहीं कर रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, KVS पास किया सीटेट पास होंगे, तो जो कर रहा है उसके साथ में शेयर कर दीजिए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिक क्या है, जीवन रक्षक, ये ABC देखो बहुत बढ़िया बढ़िया मैं लेकर के आया हूँ। एक बार ये 3P याद करना है, और क्या याद करना है, ABC याद करना है।
ABC, ए का मतलब एयरवे। अगर कोई चक्कर आ जाता है या नहीं भी चक्कर आता है, आपको पता है एक्सीडेंट होने के बाद भी इंसान की सांसें रुक जाती हैं। इंसान, क्योंकि वो ये चीज़ होता है ना कि हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है बच्चे मतलब, तो उसमें हमें करना है सबसे पहले एयरवे को चेक करना है। चेक करें कि गला साफ़ है या नहीं, क्योंकि चोट लगने में कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड गले में जमा हो जाता है, सांस रुक जाती है, या जिसको नोज़ ब्लीडिंग बोलते हैं, नाक से खून आना। तो नोज़ ब्लीडिंग में भी ऐसा होता है कि कभी कभी एयरवे ब्लॉक हो जाता है, तो नोज़ ब्लीडिंग। फिर ब्रेथ चेक करनी है, मेरे बच्चे की मतलब जिसका जो भी इंजर हुआ है उसकी ब्रेथिंग चेक करनी है। लुक, लिसन एंड फील फॉर ब्रेथ। जैसे हाथ लगा करके उसकी नाक के सामने हाथ लगा करके चेक करो कि ब्रेथ चल रही है या नहीं, या उसकी सांस की आवाज़ को सुनो, ठीक है, सांस को महसूस करो। फिर उसके बाद में हमारी बात आती है ब्लड सर्कुलेशन की। फिर हमें सर्कुलेशन चेक करना है, नब्ज चेक करो और खून बहना चेक करो। हार्ट बीट उसकी चेक करो कि हार्ट बीट, हाथ से पता चल जाती है कि हार्ट बीट बहुत फास्ट है या स्लो है। एक नॉर्मल हार्ट बीट हाथ रखने से पता चल जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में स्टेथोस्कोप ही हो, है ना, तो हम उसको घड़ी देख करके उसकी हार्ट बीट चेक कर रहे हैं कि हाँ 1 मिनट में इतनी बार धड़का। नहीं, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और नॉट ओनली एज अ टीचर, एज अ मतलब आप सोसाइटी में, आप समाज में रहते हैं, ठीक है, एज अ इंडिविजुअल आपको ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि आप एक सिटीजन हैं। अब बात करते हैं सीपीआर। तो पहली बात तो सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसरेक्शन, SATION होता है शायद, कार्डियो पल्मोनरी रिसरेक्शन। कैसे दिया जाता है सीपीआर? कैसे? ये 30:2 होता है कि हमें 30 बार छाती को प्रेस करना है और 2 बार मुंह से सांस देना है। छाती को कितना दबाना है, ये भी चीज़ ऐसा भी नहीं है कि हम छाती को ऐसे दबाते चले गए, उसकी हड्डियाँ पसलियाँ टूट गई, रिब्स ब्रेक कर दी मैंने, नहीं। तो दोनों हाथों की जो हथेली होती है, हथेली को चेस्ट पर रखना है और उसको धीरे से दबाना है, ऐसे दबाना है कि फेफड़े के अंदर जो भरी हुई हवा है वो उसके मुंह से बाहर निकल जाए, ठीक है। अगर उसकी ये नोज़ ब्लॉक है तो हम आप एक हाथ से उसकी नाक को दबा के और गले को हल्का सा सीधा करेंगे, तो जो अंदर भरी हुई हवा है वो निकल जाए। फिर हम हाथ को हटाएंगे तो बाहर से हवा जो है वो अंदर जाएगी। ये हमें 30 बार करना है। अगर ये ऐसे नहीं हो रहा है तो हमें उसकी नाक को दबा करके और मुंह पे मुंह रख करके पहले छाती को दबाना है, तो अंदर की हवा बाहर निकल जाएगी। फिर हमें मुंह से हवा अंदर फूकनी है तेज़ी से, मतलब एक तेज़ी से कहने का मतलब थोड़ा सा ताकत लगा के, जैसे फुटबॉल में या पंप जैसे गुब्बारे में हवा भरी जाती है उस तरीके से, तो उसके फेफड़े में वो हवा भरे और छाती पे हाथ रखे रहना है, दबाना नहीं है, रखे रहना है। ये महसूस करना है कि हाँ छाती ऊपर उठी कि नहीं उठी। फिर हमें प्रेस करके वो हवा निकालनी है। फिर हमें दूसरी बार हवा प्रेस करनी है। स्टार्ट विद इन 3 मिनट्स। अगर हम उसकी ब्रेथ नहीं चल रही है तो 3 मिनट के अंदर अंदर हमें सीपीआर देना होगा, ठीक। सीपीआर ये बेसिक है सीपीआर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीपीआर से समझ लो कि यूपीएससी के इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि कोई मेडिकल बैकग्राउंड से उससे पूछ दिया गया कि सीपीआर का फुल फॉर्म बताओ, या सीपीआर देने में छाती को कितना नीचे तक दबाते हैं, तो ये होता है 3 से 4 इंच, ठीक, 3 से 4 इंच बेसिक दबाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इनसाइड द फर्स्ट एड बॉक्स, आपके फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट एड बॉक्स में एक तो हमारा एंटीसेप्टिक लोशन होना चाहिए। एंटीसेप्टिक जैसे हमारा डेटॉल हो गया, ठीक है, डेटॉल हो गया, सेवेलॉन हो गया, डेटॉल हो गया, ये एंटीसेप्टिक लोशन होते हैं। थर्मोमीटर होनी चाहिए, ठीक है। कॉटन एंड गॉज होनी चाहिए। कॉटन मतलब रुई और गॉज मतलब पट्टी। अब हालांकि जो गॉज होती है वो भी कई तरीके की होती है। एक हमारी पतली पट्टी होती है, 2 इंच गॉज होती है, 4 इंच गॉज होती है, एक हमारी रेक्टेंगुलर गॉज होती है, एक हमारी ट्रैंगुलर गॉज होती है। ये अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग गॉज यूज़ होती हैं। बैंडेड्स होनी चाहिए, सीज़र होनी चाहिए, कैंची होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर दवाइयों की बात करें तो हमारे पास में बेसिक दवाइयाँ जैसे पैरासीटामॉल होनी चाहिए। पैरासीटामॉल एंटीपायरेटिक होती है, ठीक है, एंटीपायरेटिक, ठीक है, एंटीपायरेटिक होती है पैरासीटामॉल। हमारे पास में बीटाडीन होनी चाहिए, ठीक है। बीटाडीन में क्या होता है? बीटाडीन में आयोडीन होता है, ठीक है। बीटाडीन है या पोविडॉन है, आयोडीन पोविडॉन का कोई भी हमारे पास में ऑइंटमेंट होना चाहिए कि कोई जल जाना, कट जाना, छिल जाना, घाव हो जाने के लिए हम लोग बीटाडीन यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और दवा होती है बर्नॉल। बर्नॉल किसके लिए होती है? बर्न के लिए होती है, ठीक, बर्नॉल होनी चाहिए। इसके अलावा हमको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो कड़वा तेल होता है ना, अगर घर में हमारे पास में ये दवाइयाँ नहीं हैं तो कड़वा तेल भी हमारा एंटीसेप्टिक और बीटाडीन का काम कर जाता है, क्योंकि कड़वे तेल में हमारी सल्फर होता है, ठीक है, SULPHUR, सल्फर होता है। और सल्फर जो होता है वो कीटाणुनाशी होता है। ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अब ऐसा नहीं है कि कोई चोट लग गई हम नमक डाल दिए, तो सल्फर, क्योंकि उसमें कड़वे तेल में सल्फर होता है, इसलिए कड़वा तेल हमारा काम कर जाता है, ठीक है। ये होना चाहिए, इतना बेसिक चीज़ें ये मिनिमम होनी ही चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे बात करते हैं, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए। ब्लीडिंग के लिए सबसे पहले हाथ धो, अपने, पेशेंट के नहीं, पहले अपने हाथ धो, क्योंकि तुम्हारे हाथ गंदे हैं। ठीक, हाथ धो, सीधा दबाव डाले, जहाँ पे कट लगा है आपको उसको तुरंत दबाना है। दबाने के लिए आप हाथ की जगह एक साफ कपड़ा, अगर आपके पास में कॉटन है तो सो मच बेटर है ये। ठीक है, अगर कॉटन नहीं है तो एक साफ कपड़े से उस स्थान को दबा लो। ठीक, दबा लो कि ब्लीडिंग को हमें रोकना है। बाकी आप ब्लीडिंग को रोकेंगे, बाकी हमारी बॉडी के अंदर थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन वो अपना काम करेंगे। ठीक है, वो थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन अपना काम करेंगे, वो उसको क्लॉट बना देंगे, ब्लड का क्लॉट बना देंगे, वो रुक जाएगा। फिर उस कपड़े को हटाओ और एंटीसेप्टिक से उसे साफ करो। अगर बहुत बड़ा घाव नहीं है, बहुत बड़े घाव को हमें एंटीसेप्टिक से भी साफ नहीं करना है। अगर बहुत बड़ा घाव हो गया तो उसको घाव को साफ करते करते तुम आधा खून निकाल दोगे सामने वाले का। ठीक है, तो हमें दबा रखना है। और दूसरी चीज़ हमें ये याद रखनी है कि जिस कपड़े से हमने खून को रोका है या जिस रुई से हमने खून को रोका है, ये नहीं कि वो अरे इससे तो हमने खून रोका था, अब ये रुई निकाल करके साफ रुई रख के हम पट्टी बांधेंगे। नहीं, उसी रुई के ऊपर दूसरी रुई रख करके उसमें बीटाडीन डाल करके हमें पट्टी बांध देनी है। ब्लड को रोकना है, क्योंकि प्राथमिक चिकित्सा में आप डॉक्टर नहीं है। आप जब तक कि उसको एक बेसिक एड दे रहे हैं ना, एड वही मतलब चिकित्सा, तब तक आपको डॉक्टर को कॉल करना है, आपको डॉक्टर को बुलाना है, आपको उस बंदे को डॉक्टर के पास में लेकर के जाना है। आपका काम डॉक्टर के पास उसको ले जाने तक उसकी ब्लीडिंग जो है वो ओवर ब्लीडिंग ना हो, ये करना है, ना कि आपको उसमें इलाज करना है। समझ में आई बात? क्या नहीं करना है, गहरे घाव को नज़रअंदाज ना करें। गहरा घाव है तो नज़रअंदाज नहीं करना। घाव में गंदगी नहीं छोड़नी है। कोई इस तरीके से कटा है कि वो जैसे ज़मीन पे गिर गया, तो ज़मीन में मिट्टी भी है, गंदगी भी है, वो उसके घाव में उस वजह से घाव हुई। अब आपको दिख रहा है कि हाँ घाव के आसपास मिट्टी है, फिर भी आपने रख के उसको कपड़े से दबा दिया कि हाँ सर कोई बात नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एंटीसेप्टिक में तुरंत कपड़ा डिप करना है, उस कपड़े से उस घाव को तुरंत तुरंत पोंछना है कि जितनी गंदगी आप साफ कर सकते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, बाकी डॉक्टर करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्या करें और क्या ना करें। ये तो अभी हमने ब्लीडिंग का देखा था ना। जलने पे क्या करना है, जलने पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो उसको ठंडे पानी से धुल दो। ठीक है, ठंडे पानी से धुलना है, ठंडे पानी से धुलना है। दूसरा हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, बर्फ़ नहीं लगाना है। क्यों बर्फ़ नहीं लगाना है, इसका चीज़ में मैं एक चीज़ बता दूंगा कि बर्फ़ खुद गर्म होती है। बर्फ़ खुद गर्म होती है। कभी आप डायरेक्ट बर्फ़ को लेकर के अपने फेस की स्किन पे उस बर्फ़ से सेकाई करके देखिएगा, आपकी खाल झुलस जाती है बर्फ़ से। ठीक है, क्यों? क्योंकि और इसीलिए डॉक्टर जब बर्फ़ से सिकाई के लिए बताता है तो उसको कपड़े में रख के बर्फ़ से सिकाई की जाती है। दूसरी चीज़, टूथपेस्ट नहीं लगाना है। कि जैसे एक बेसिक चीज़ बन चुकी है ना कि टूथपेस्ट में मेंथॉल होता है, कोई जल गया निकाल के टूथपेस्ट तुरंत लगा दिया, छाला नहीं पड़ेगा। तो ये देखना है, क्योंकि टूथपेस्ट में मेंथॉल तो होता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डाबर लाल टूथपेस्ट लगा दिया, है ना, डाबर लाल टूथपेस्ट भी होता है, विको टर्मरिक लगा दिया, विको वज्रदंती लगा दिया। तो इस तरीके से भी आपको देखना है। छाले को फोड़ना नहीं है, क्योंकि छाले के अंदर वो जो ब्लिस्टर होता है, ठीक है, उसके अंदर पानी भर जाता है। आप छाले को फोड़ेंगे तो ये खाल जो है फट फट के निकलेगी। तो आपको खाले को फोड़ना नहीं है। अगर छाला पड़ गया तो उसको आप ठंडे पानी से धुलिए और उसके बाद में डॉक्टर के पास ले जाइए, डॉक्टर बाकी काम करेगा। फिर फ्रैक्चर हो जाएगा तो क्या करना है। फ्रैक्चर में पहली बात तो यह है कि जो पेशेंट है उसको हिलाना डुलाना नहीं है। क्यों हिलाना डुलाना नहीं है? क्योंकि ये जो हड्डी होती है, मान लीजिए कोई हड्डी जो है ये बीच से ऐसे क्रैक हो गई, मतलब टूट गई, तो टूटने के बाद में अगर आप हिलाएंगे तो ये हड्डी अंदर से नुकीली हो जाती है ऐसे। फिर ये इधर उधर घूमेगी और अंदर के मांस को फाड़ेगी। जैसे मेरे साथ हुआ था कि मेरा हाथ टूटा था, तो मेरा ये जो दो होती है रेडियो अल्ना में से मेरी अल्ना टूट गई थी। तो अल्ना टूट गई और हाथ जो है ऐसे टेढ़ा दिख रहा है। जो वो होता है जिसको रिस्ट कहते हैं, तो रिस्ट ऐसे हो जाए, ऐसे होती है, ये वाला हाथ ऐसे मुड़ता है, यहाँ पे हाथ होता है, यहाँ पे रिस्ट होती है। तो ये मेरा ये था, ये नीचे आ गया, बिल्कुल नीचे से झुक गया। मैंने क्या किया, अपने हाथ को ऐसे शूज़ के नीचे दबाया और खींच लिया, बस खींच दिया। तो अब ये हड्डी मेरी सीधी हो गई। अब मुझे पता है कि ये मेरी इधर उधर भागेगी नहीं। बस उसके बाद मैंने ऐसे सोफे पर रखा। फिर मैंने फ्रेंड को कॉल किया, फ्रेंड आया, फ्रेंड करा, देख के लगी नहीं था तुम्हारी हड्डी टूटी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलते हैं हॉस्पिटल। फिर एक्सरे कराया तो उसमें बिल्कुल टूटी हुई आई। बाद में ऑपरेशन हुआ जब मेरा, तो यहाँ पे एक ऐसे वो रखा गया, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांट। बस फिर यहाँ पे डॉक्टर ने छेद करके ड्रिल मशीन से ऐसे बोल्ट टाइट कर दिए, बस उसके बाद में उसको सिल दिया ऊपर से। तो ये इस तरीके से हो गया। इम्प्रोवाइज स्प्लिंट लाइक मैग्नीज कार्डबोर्ड या पिलो, इसके नीचे हमको एक कुछ भी ऐसी खपच्ची लगा देनी है जिससे ये पैर हमारा, मतलब ये हड्डी हमारी सीधी रहे। इसको ये नचाए नचाए नहीं घूमना है, वरना अंदर के मांस को ये टेंशन देगी, परेशान करेगी। ठीक, चेक सर्कुलेशन बिलो फ्रैक्चर, रक्त संचार चेक करो कि हाँ ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि हड्डी टूटने के बाद में हड्डी मांस में घुस गई, या पता चला किसी नस में घुस गई, वेन्स या आर्टरीज में घुस गई, तो उसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको चेक करनी है। अगर बहुत ज़रूरी है कि हमको जो पेशेंट है या जो घायल है उसको हमें हिलाने डुलाना है, तो उसके जैसे खपच्ची बांधो। ये जो हिलाया, जो जिस एरिया में चोट लगी है उसको हिलाना डुलाना नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जानवरों को काटना,
तो जानवरों के काटने में सबसे बेसिक चीज़ तो यह है भैया कि अगर किसी को जानवरों ने काटा है, सांप ने काट लिया है, तो आपको जहर चूस के थूकना नहीं है। ये नहीं कि लाओ हम जहर चूसे ले रहे हैं, नहीं चूसना है। तो सबसे पहले हमें साबुन और पानी से धोना है। साबुन से क्यों धोना है ये भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि साबुन में जो होता है ये बेस होते हैं, साबुन बेसिक होता है, इसलिए हमें साबुन से धोना है। फिर सीक मेडिकल एडवाइस, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाए। ठीक, ये भी नहीं है कि सांप ने काटा हम तो सांप ढूंढेंगे, तो वो नहीं करना है। फिर डू नॉट, अच्छा अगर जहर खा लिया है किसी ने तो हमें क्या करना है, हमें ज़बरदस्ती उल्टी नहीं करानी है। ज़बरदस्ती उल्टी क्यों नहीं करानी, इसके पीछे का रीज़न भी मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि हमें हमारी बॉडी की जो आउटर लेयर है वो तो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन इनर लेयर तो दिखाई नहीं दे रही है। कुछ लोगों के हो सकता है कि गले में छाले हों, गले में छाले हो सकते हैं, या अल्सर वगैरह हो सकता है। तो आपने क्या किया, किसी ने जहर लिया है, अब आपको नहीं पता, ये भी नहीं पता है ना कि जहर कौन सा है, साइनाइड हो सकता है, ठीक है, और भी मल्टीपल टाइप्स ऑफ पॉइजन्स होते हैं। तो अब पलटी कराई तो वो जहर जो पेट में पहुंच चुका था वो वापस आकर के इन वाले छालों से रगड़ता हुआ जा रहा है। तो जो चीज़ हमारा पेट जो है वो 15 मिनट बाद एब्जॉर्ब करना शुरू करता, वो इन छालों से टच होकर के डायरेक्ट ही ब्लड में मिल गया। तो उल्टी ज़बरदस्ती नहीं करानी है, विदाउट जो है एडवाइस नहीं करानी है। ऐसा नहीं कि नहीं हम डॉक्टर, तो वो नहीं करना है। और मेन चीज़ जो है कि सबसे पहले तो जो पॉइजनस चीज़ें होती हैं वो दूर ही रखनी है बच्चों से। बच्चों से क्या, बड़ों से भी दूर रखिए। अगर आपके घर में कोई लग रहा है कि हाँ डिप्रेस पर्सन है तो उसकी रीच से दूर रखिए। आप घर में एक कबर्ड हो, अलमारी हो, उसमें रेड कलर रखना है, उस अलमारी में रखिए, है ना, एक कोई वो नहीं करना है। और हॉस्पिटल के लिए रश टू हॉस्पिटल, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। हॉस्पिटल इसलिए जाना चाहिए क्योंकि लगभग हर सरकारी अस्पताल में क्या, हर सरकारी अस्पताल में एंटीवेनम होता ही है। ठीक है, एंटीवेनम को ही हम लोग एंटीडोट बोलते हैं। एंटीडोट किसी भी जहर का जो वो होता है, उसको जहर को काटने के लिए एंटीवेनम वो होता ही होता है जहर में, जहर में नहीं, हॉस्पिटल में। बनाते भी सांप के जहर से ही हैं। एंटीवेनम किससे बनाते हैं, सांप के जहर से ही बनाते हैं। इसका भी क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं, मतलब इस तरीके की बातें भी आप याद कर सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं चोकिंग एंड ड्रॉनिंग, गले में फंसना। तो इसमें हमें तुरंत सांस नली को साफ करना है। और इसके लिए मैं वो भी बता दे रहा हूँ प्रोसेस क्या होता है। जिसके गले में कुछ फंसा है उसको हमें ऐसे सीधा खड़ा करना है, मतलब ऐसे सीधा खड़ा करना है, और पेट की तरफ ऐसे झुकाना है, और उसकी पीठ पे 5 बार थपकी मारनी है। 5 बार पीठ पे थपकी मारनी है, फिर उसको सीधा करके 2 बार चेस्ट पे थपकी मारनी है। 2 बार चेस्ट पे थपकी मारनी है। हमें अगर किसी के गले में कुछ चोक हुआ है तो उंगली डाल के नहीं निकालना है। ये एक बेसिक चीज़ है, उंगली डाल के नहीं निकालना है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो जो भी चोक हुआ है जिस वजह से वो गले में कहाँ पे है, और आपकी उंगली उस चीज़ को नीचे भी मतलब धक्का दे सकती है। ठीक है, को उंगली डाल के नहीं निकालना है। और यहीं पे क्योंकि एपिग्लॉटिस होता है, अब एपिग्लॉटिस के ऊपर है तो ठीक है, पता चला आपने उंगली डाली और वो जो भी चीज़ फंसी हुई थी वो ग्लॉटिस से फेफड़े की तरफ भाग गई, या उसमें पेट की तरफ भागी, तो उसमें सांस लेने में और ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। हमें पीठ पे थपकी देनी है 5 और चेस्ट पे देनी है 2। डूबने में क्या करना है कि सबसे पहले तो भैया जो भी विक्टिम है हमारा उसको पानी से बाहर निकालना है। दूसरा चीज़, उसके कपड़े उतारने हैं, जो उसके गीले कपड़े हैं वो उतारने हैं, क्योंकि उसकी वजह से हाइपोथर्मिया हो सकता है। क्योंकि कपड़े गीले होते हैं और वो ठंडक लगेगी, तो पता चला वो बेचारा डूबने से तो बच गया, लेकिन सर्दी लगने से उसका वो हो गया, दिक्कत हो गई उसको। तो हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए कपड़े उतारने हैं और दूसरे सूखे कपड़े से उसको ढकना है। ठीक, भीड़ भाड़ नहीं लगानी है। ये नहीं कि अरे 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 लाओ हम लाओ हमें लाओ हमें लाओ हमें लाओ, हम बताएं हम बताएं हम बताएं। तुरंत हमको नब्ज चेक करनी है। अगर नब्ज सही है, चेस्ट प्रेस करना है तो उससे फेफड़ों में भरा हुआ पानी निकलेगा चेस्ट को प्रेस करने से। फिर उसके बाद में उसको CPR देना है। CPR मैं आपको बता चुका हूँ क्या करना है। ठीक, आगे आते हैं। आगे जनरल सेफ्टी रूल्स जो सबको पता ही होने चाहिए। सड़क सुरक्षा, जेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करनी है, फॉलो ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना है। वर्क प्लेस पे हमें सुरक्षा क्या करना है, कार्य या खेल सुरक्षा में क्या होता है, सुरक्षा उपकरण आपको पहनने हैं। गियर्स, जो सेफ्टी गियर्स होते हैं, जैसे वर्क प्लेस पे हेलमेट है पहनना है। आपको कोई गेम खेल रहे हैं तो उस गेम के जो गियर्स हैं वो पहनना है। मशीनों के पास ढीले कपड़े नहीं पहनने हैं, कि कुर्ता पैजामा पहन के हम मजदूरी का काम करने चले गए तो हमारा पास नीचे से कुर्ता ही फंस गया, है ना, कुर्ता फंसा मशीन में, मशीन ने कुर्ते सहित इंसान को भी खींच लिया। तो ढीले कपड़े नहीं पहनने हैं। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। फिर इलेक्ट्रिक सेफ्टी के लिए क्या है कि सबसे पहले हमें सूखे हाथ से करना है, रबड़ के जूते पहने हैं, और MCB और ISI मार्क का उपयोग करें। MCBs तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी जो स्विच बोर्ड होता है उसमें एक MCB लगी होती है, इसको हम लोग वो भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फिजिक्स में होता था, अरे जिसमें एक ऐसे तार लगा होता है, इलेक्ट्रिसिटी तेज होने पर यह तार गल जाता है। कटआउट तो बोलते हैं, कटआउट भी बोलते हैं। कटआउट के अलावा भी एक वर्ड और इसके लिए यूज़ होता है, मैं वर्ड भूल गया, आप लोगों को पता होगा। फिर ड्राई सैंड, इलेक्ट्रिक फायर्स, ठीक है, बिजली की आग पर हमेशा मिट्टी डालनी है। बिजली की आग, अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगी है तो हमें बचा के रखना है कि पानी नहीं डालना है। सबसे पहले अगर बिजली की वजह से कहीं पे आग लगी है तो हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए कि MCB गिराना है, जो
कंट्रोल बोर्ड होता है, उसमें अगर अलग अलग कमरे के लिए अलग अलग MCBs हैं तो वो गिरानी है, नहीं तो जो मास्टर MCB होती है पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी जिससे कनेक्ट होती है उसी को हमें निकाल के खींच लेना है बाहर। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई को रोकना मेन पहला रीज़न, पहला पर्पज़ जो होता है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई को रोकना होता है। दूसरा चीज़ मिट्टी या बालू का यूज़ करना है और पानी का यूज़ नहीं करना है। फिर गोल्डन रूल समरी, गोल्डन रूल समरी में क्या है, खतरे के लिए घटनास्थल की जांच करें, शांत और धैर्यवान रहें, और मदद के लिए आपको जो भी नंबर होता है ना, अपने यहाँ तो 108 चलता है, उस पर कॉल करें या डायल 100 पे कॉल कर सकते हैं, पुलिस को तुरंत सूचना दे सकते हैं, डायल 112 पे कॉल कर सकते हैं, एम्बुलेंस के लिए 108 होता है उस पर कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर की तरह काम ना करें, है ना, कि यू आर आ सर्विस प्रोवाइडर, मतलब आप एक केवल प्राथमिक देखभाल करने के लिए हैं, आप डॉक्टर की तरह काम नहीं, कि नहीं तो हम तो इंजेक्शन लगा ही लेते हैं, वो पता चला कि इंजेक्शन था वो IV का इंजेक्शन और आपने उसको एज IM दे दिया। इंट्रावेनस इंजेक्शंस होते हैं जो नस में घुसेड़े जाते हैं। यहाँ पे ये भी चीज़ बता देता हूँ कि 2 तरीके के इंजेक्शन होते हैं, एक हमारा IV होता है, एक हमारा IM होता है। IM क्या होता है, ये इंट्रावेनस होता है जो हमारी वेन्स में लगाया जाता है, जैसे आपने जो ड्रिप के साथ में इंजेक्शन चलाए जाते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में मिल जाते हैं। और IM क्या होता है, ये हमारा इंट्रा मसल समझ सकते हो इसको, ये हमारे मांस में लगाए जाते हैं, जैसे शोल्डर पे हो गया या फिर बैक पे हो गया, तो ये हमारे IM होते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और इंजेक्शन होता है वो IF होता है, मतलब उसको फैटी एरिया में लगाते हैं, जैसे जो आपने देखा होगा जो शुगर के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, वो इंसुलिन का इंजेक्शन पूरा ऐसे पेन की तरह होता है और उसको पेट में लगाया जाता है चर्बी में, तो वो चर्बी वाले इंजेक्शन होते हैं, पता चला। और उसकी निडल भी इतनी बड़ी होती है, सिर्फ इतनी बड़ी होती है, उसको पेट को ऐसे पकड़ के उसकी चर्बी में इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंजेक्शन होते हैं ना, तो आपको डॉक्टर नहीं बनना है। दवा आपको जो पता है कि हाँ ठीक है पैरासीटामॉल हम दे सकते हैं, पैरासीटामॉल हमारा पेन के लिए भी यूज़ होता है, पैरासीटामॉल जरूरी नहीं है कि सिर्फ बुखार में दिया जाए, पैरासीटामॉल आप पेन के लिए भी दे सकते हैं। अगर आपको पता है कि उस दवा का यूज़ क्या है, आपको पता है कि पेंटाप्राजोल क्या करती है, तो आप पेंटाप्राजोल किसी को दे सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है पेंटाप्राजोल क्या करती है तो देनी नहीं है, फिर गूगल नहीं बनना है, गूगल बाबा बन गए। फिर आगे बात करते हैं, बस हो गया खत्म, कि कीप लर्निंग, स्टे सेफ, सीखते रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब को आगे आने वाली वीडियोस के लिए, क्योंकि आज मैं आपको बहुत सारी क्लासेस दूंगा, इतनी क्लासेस दे दूंगा कि आपका जितना भी EVS और ये सारा पोर्शन है, ये सारा का सारा 27 तारीख से पहले कंप्लीट हो जाएगा। देख डालेंगे, सुन भी लेंगे ना तो भी 1 लाइनर क्वेश्चन कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए, नोट्स आपके लिए फ्री हैं। बाकी अगर ई बुक लेनी है तो भैया पैसे पड़ जाएंगे थोड़े से, ठीक है, थोड़े से ही पड़ेंगे। ई बुक इतनी इतनी सस्ती ई बुक है, कुछ कहने को नहीं, क्योंकि ई बुक में बहुत मटेरियल है इसलिए। और ई बुक मैंने बनाई नहीं है, तो जिस बच्चे ने टाइप किया है उसको थोड़े से पैसे दे दूंगा तो वो भी खुश हो जाएगा। आगे आने वाली क्लासेस के लिए उससे PPT बनवाऊंगा या ई बुक बनवाऊंगा तो मना नहीं करेगा। ठीक है, बस बाकी जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तैयारी करते रहें।